आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है और उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को ये कहा है कि उन्हें ये फैसला लेना है कि क्या उन्हें ऑनलाइन लिक्वर का सेल करना है या होम डिलीवरी के माध्यम से लोगों तक शराब पहुंचानी है। मगर सवाल अब ये है, क्या राजनीतिक सरकारें ये रिस्क ले सकती हैं? यानी कल ये बड़ा बवाल बन सकता है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बनने के बाद क्या कुछ जम्मू कश्मीर के एक्साइज डिपार्टमेंट में बदला है, और ख़ुद जो ऑफिसर मेरे साथ बैठे हैं इनके आने के बाद जेडीए में थे तो भी हंगामे थे, किश्तवाड़ में रहे तो भी हंगामे थे, और जब से एक्साइज डिपार्टमेंट में कामकाज संभाला है तो भी हंगामे थमने का नाम नहीं ले रहे। यानी जहाँ भी जाते हैं कोशिश पूरी होती है कि डिपार्टमेंट के साथ इंसाफ किया जाए। मेरे साथ हैं राजेश कुमार श्रवण, एक्साइज कमिश्नर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले मुझे ये बताइए, कंट्रोवर्सी आपको ढूंढती है या आप कंट्रोवर्सी को ढूंढते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, रूटीन फंक्शनिंग है डिपार्टमेंट्स की जहाँ भी जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये नया सा पहली बार कुछ हो रहा है। हालांकि नया ऐसा नहीं होता है, जो भी स्टैट्यूट में होता है, जो रूल्स में होता है, तो शायद वो हम कोशिश करते हैं कानून कायदे से काम करने के लिए। तो लोगों को लगता है ये पहली बार हुआ है, आज तक नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं होता है। जो भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हदायत होती हैं हम उसको कोशिश करते हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आदमी बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है, सबको जो भी कानून है कानून के अंदर दायरे में काम करने की कोशिश करते हैं। मुझे ठीक से याद है जब आप लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट में थे, आप गए, डिजिटाइजेशन का काम जब आपने शुरू किया और बड़ी पेस पकड़ी डिजिटाइजेशन ने, और उसके बाद जब आपने लैंड माफिया के ऊपर हाथ डाला तो हंगामे हुए। तो कुछ यादें हैं उस ज़माने की, जिस ज़माने में आपने उस डिपार्टमेंट को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की थी, और जब आप गए तो कितना कुछ स्ट्रीमलाइन करके आप आ गए थे? देखें, जब लैंड रिकॉर्ड्स में हमने काम किया तो वहाँ बहुत सारे लैंड माफिया के साथ हमने जो एक जंग थी वो लड़ी। लैंड माफिया जो है वो डिपार्टमेंट को चलाने की कोशिश करता था। बहुत सारी लैंड, करोड़ों अरबों की लैंड जो है स्टेट की जो है वो एनक्रोचमेंट की है, और उसमें मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे जिनकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। तो इसलिए हमने ये किया कि बगैर किसी डर के जो भी एनक्रोचर्स थे तो उनके खिलाफ सख्ती से हमने कैंपेन चलाया और इंक्वायरीज़ की। बहुत करोड़ों अरबों के जो एनक्रोचमेंट्स के केस थे वो गवर्नमेंट के सामने लाए हैं। तो इस वजह से डिपार्टमेंट के अंदर एक हलचल मच गई थी। तो जो कि हमारा एक रूटीन काम है, ऐसा नहीं है, वो हमारा एक रेवेन्यू ऑफिसर का एक रूटीन काम रहता है कि एनक्रोचमेंट्स, स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड और भी हो उसको देखना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना, वो हमने किया था। जैसे आपने कहा कि आपने कार्रवाइयाँ की थी एज एन ऑफिसर, हालांकि मैं एक्साइज पे इसके बाद बात करूंगा, लेकिन एज एन ऑफिसर क्या आपको लगता है कि जो 2 साल का टेन्योर है या साल का टेन्योर है जम्मू कश्मीर में किसी भी डिपार्टमेंट को ठीक करने के लिए, आपको नहीं लगता ये टेन्योर कम है? यानी आपको अगर किसी डिपार्टमेंट को ठीक करना है तो कम से कम 3-4 साल का टेन्योर तो एक जगह चाहिए ही चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट ने इसके लिए एक पॉलिसी बनाई है और ट्रांसफ़र पॉलिसी होती है, हर महकमे की है। लेकिन जब भी गवर्नमेंट को लगता है किसी ऑफिसर को ट्रांसफ़र करना या किसी और को लगाना, तो ये गवर्नमेंट का ही प्रेरोगेटिव रहता है और रहना भी चाहिए गवर्नमेंट के पास। ये तो गवर्नमेंट का सर। एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करूंगा राजेश जी। लॉकडाउन के चलते सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, रोज़ कितने करोड़ का नुकसान आपको हो रहा है, और 24 मार्च से लेकर आज मई की इस तारीख तक कितना नुकसान अभी तक आपके डिपार्टमेंट को रेवेन्यू का हो चुका है? देखिए, इसको मैं डायरेक्टली नुकसान तो नहीं कहता हूँ, क्योंकि प्रिकॉशन के तौर पर, एहतियात के तौर पर जो लॉकडाउन जो है वो हुआ है, और इसमें नॉन एसेंशियल आइटम्स की जितनी भी दुकानें हैं, चाहे आपकी सीमेंट सरिया की हैं, कपड़े की हैं या वगैरह वगैरह, तो वो सब दुकानें बंद हैं। तो वक्ती तौर पे तो कुछ जो है वो कमी रहेगी, लेकिन हो सकता है जब नॉर्मल कोर्स में दुकानें खुलेंगी तो वो डिमांड जो है मार्केट में ज़्यादा रहेगा आइटम्स का, और वो भरपाई हो जाएगी। तो कुछ आइडिया है नुकसान लगभग अभी तक कितना मतलब लॉस हुआ होगा रेवेन्यू का जो आपको मिलता है इस टेन्योर में? हमें कोई एवरेज अगर लास्ट ईयर के अगर रिसीट्स देखे जाएं तो दिन में 3.5 करोड़ रुपए का हमें एवरेज जो इनकम आता है डिपार्टमेंट को। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब भी अगर नॉर्मल कोर्स में दुकानें जब खुलेंगी
तो ये जो भी डिमांड मार्केट की होगी डिपार्टमेंट उसको पूरा करेगा, और जो लास्ट टाइम का जो टारगेट था आई एम श्योर और कॉन्फिडेंट कि उससे ज़्यादा ही हम डिपार्टमेंट के लिए जो रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करके दे देंगे। अच्छा, इसमें ये जानना चाहूँगा कि एक तो इम्पोर्टेड आपकी लिक्वर होती है, एक लोकली मेड लिक्वर होती है, तो जानना चाहूँगा कि जो इम्पोर्ट का आपका फिगर है वो हर साल का लगभग कितना रहता है और लोकली मेड जो है उसका फिगर कितना रहता है? देखें, हमें यहाँ तो एक लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको हम IMFL बोलते हैं, इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर, और IMFL जो है नेबरिंग स्टेट से भी आती है। कुछ जो ब्रांड्स हैं जो हमें BIO जिसको हम बोलते हैं बॉटल्ड इन ओरिजिन, जो बाहर की कंपनीज़ के हैं, बाहर कंट्रीज़ की या कहीं और की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो भी आती हैं। तो दोनों की ड्यूटीज़ जो हैं उसके ऊपर लगती हैं, जो भी स्टेट में आती है, चाहे लोकली मैन्युफैक्चर्ड हो चाहे नेबरिंग स्टेट से आ जाए। तो उसके लिए जो है डिपार्टमेंट के पास मैकेनिज्म रहता है कि कोई भी लिक्वर स्टेट में एंटर नहीं कर सकती जब तक वो ड्यूटी पे नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो है जो गवर्नमेंट का जो एक रेगुलेटरी फंक्शन होता है वो लिक्वर पे रहता है। जानना चाहूँगा कि पहले तो ये सारा काम लखनपुर में हुआ करता था, अब ये ड्यूटी कहाँ पर आप वसूलते हैं और वसूलने का तरीका क्या है? क्या ये जब लिक्वर यहाँ आ जाती है उसके बाद आप वसूलते हैं, या अभी भी लखनपुर में कोई मैकेनिज्म है जिससे आप ये वसूलते हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि लखनपुर में हम ड्यूटी लेते थे, पहले भी हमारे जो भी स्टोर्स यहाँ होते हैं, कंपनीज के स्टोर्स, वो लाइसेंस्ड होते हैं। कंपनी हमें रिक्वेस्ट देती हैं कंपनीज कि हमें माल लाना है स्टेट में, हम उनको परमिट देते हैं, और जो भी लिक्विड ट्रांसपोर्ट होती है वो अंडर परमिट होती है, अथॉरिटी के अंडर ही जो आता है माल, ऐसे नहीं आता है। तो जो रिक्वेस्ट यहाँ से जाती है तो हम परमिट देते हैं, तो उस मैन्युफैक्चरर के पास जो बाहर का होता है, जो ट्रेडर, वो तभी माल हमें देता है जब हम उसको परमिट करते हैं। तो वहाँ की स्टेट की ड्यूटी वो स्टेट को देता है, हमें इम्पोर्ट ड्यूटी मिलती है। तो इम्पोर्ट ड्यूटी हम उस हिसाब से लेते हैं जितना माल जो रिक्विजिशन किया गया होता है। तो अगर थोड़ा सा मैं आपसे आइडिया लेना चाहूँ, ये इंपोर्ट ड्यूटी हर साल की हम कितनी कलेक्ट करते हैं, कितना पैसा हमारे पास इंपोर्ट ड्यूटी की शक्ल में आता है? इंपोर्ट जो है हमारे स्टेट में फिगर्स कंपेरेटिवली इंपोर्ट के कम हैं। जैसे हमें 1300 करोड़ के करीब आता है, तो 1300 करोड़ में ज़्यादा से ज़्यादा कोई 100 करोड़ के करीब जो है हमें बाहर से आता है, बाकी हमारा लोकल है। 1200 करोड़ का जो मैन्युफैक्चर लिक्वर होता है वो लोकली मैन्युफैक्चर, लोकल और नेबरिंग स्टेट का होता है। नेबरिंग स्टेट, ठीक है। अच्छा राजेश जी, एक और मामला है कि दुकानें आज तमाम की तमाम बंद हैं और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि आप या तो ऑनलाइन सेल करें या आप होम डिलीवरी का माध्यम ढूंढ सकते हैं, फैसला आपने करना, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है एक ऑर्डर में। तो आपसे जानना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट इस पर ऑलरेडी विचार कर रहा था, शायद पहले भी एक प्रपोजल जो है वो कोई गया था, कोई शायद बातों में ही बात की गई होगी। आपसे जानना चाहूँगा कि स्थिति इस समय क्या है, क्या आप दुकानें खोलने के मूड में हैं, क्या आप कोई टाइमिंग लेकर दुकान खोलेंगे, या आप ऑनलाइन या फिर होम डिलीवरी में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करने वाले हैं? देखें, अभी तक जो है नॉन एसेंशियल आइटम्स की दुकानें जो हैं स्टेट में वो बंद हैं, और दुकानों को जो बंद किया गया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो डिप्टी कमिश्नर्स ने किया था लॉकडाउन को इन्फोर्स करने के लिए। तो जब भी डिप्टी कमिश्नर साहिबान अपने अपने एरिया में नॉन एसेंशियल आइटम्स की दुकानें जो खोलेंगे, और स्टेट अगर ये फैसला लेगी कि अब लिक्वर शॉप्स और बार जो बार्स हैं या बार विद रेस्टोरेंट और बार विद होटल्स, इनको भी खोलना है, उसके बाद महकमा जो होगा वो अपनी मेथडोलॉजी और मैकेनिज्म जो है वर्कआउट करेगी। हमारी कोशिश ये भी होगी कि जब भी ये ऐसा फैसला दुकानें खोलने का होगा, उसके बाद डिपार्टमेंट जो है स्लोली और ग्रेजुअली दुकानों को खोलने की कोशिश करेंगे। और जैसे आपने होम डिलीवरी की बात की, शायद उसके बाद हम होम डिलीवरी की बात सोच सकते हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा प्लान या कोई प्रपोजल ऐसा नहीं है? अभी ऐसा कोई नहीं है। तो जब भी खोलना होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे लिए चैलेंज रहेगा कि लॉकडाउन को जो है, लॉकडाउन के टाइम में कोई वायलेशन ना हो, और सोशल डिस्टेंसिंग जो होगी उसके बाद भी, ये तो आने वाले वक्त में भी एक उसको इंश्योर किया जाएगा। दिल्ली में जो देखने को मिला कि लंबी लंबी लाइनें लगीं, लोग बहुत लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का जनाजा निकला, बाकी तमाम चीज़ों की तबाही हुई, तो आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में जब लिक्वर की दुकानें आप खुलवाएंगे लगभग कोई 1.5 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, तो आपको लगता है कि मुमकिन हो पाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और इन तमाम चीज़ों को एनफोर्स कराया जा सके? क्या आपको नहीं लगता कि ऑनलाइन या होम डिलीवरी बेटर है इन कंपेयर टू अगर आप इस तरीके से एकदम दुकानें खोलेंगे? देखें, जब भी कहीं फेलियर होता है तो उससे हमें सबक सीखने को मिलता है। अगर दिल्ली में ऐसा हुआ होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो ब्रीच हुई होगी या वहाँ नाकामयाब रही वहाँ का डिपार्टमेंट,
तो नेचुरली हम उससे सबक सीखेंगे और ऐसा यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। हम इससे बेहतरी लाने के लिए कोशिश करेंगे और जब भी सोशल डिस्टेंसिंग की बात होगी हम ऐसा मैकेनिज्म वर्कआउट करेंगे जिससे सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो इन्फोर्स रहे। राजेश जी, आपको क्या लग रहा है कि जिस वक्त आप दुकानें खोलेंगे, क्या यकदम आप तमाम डिस्ट्रिक्टों में खोलेंगे या मजिस्ट्रेट के ऊपर आपने छोड़ दिया, जब वो परमिट करेंगे उसके बाद जाकर जब दुकानें खोलने की बारी आएगी फिर आप डीलर्स के साथ कोई मीटिंग करेंगे, फ़ोन लाइन पर उनको लेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, कैसे उनको बताएंगे कि अब आपको दुकान कैसे खोलनी है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करनी है, या ये सारा काम आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के ऊपर छोड़ दिया? देखें, अभी तक तो दुकानें जो हैं बंद है, डिप्टी कमिश्नर्स ने की हैं, लेकिन दुकानें खोलने के लिए हमने यहाँ से आर्डर किया है कि दुकानें तब खुलेंगी जब हम यहाँ से आर्डर करेंगे। वो इसीलिए है कि दुकानें अब्रप्टली ना खुलें, रश ना पड़े और कोई माल प्रैक्टिसेस जो है ना हो, चूँकि 31 मार्च से पहले हमको इनका वेरिफिकेशन करना होता है जो लॉकडाउन की वजह से हम कर नहीं पाए थे। इसलिए आज की डेट में ये वक्त जो है हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हम हर स्टॉक्स को वेरीफाई कर रहे हैं ताकि माल प्रैक्टिसेस जिस भी ने भी की होंगी वो उसको डिटेक्ट करेंगे। इसके अलावा जब भी दुकानें खुलेंगी तो सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैकेनिज़्म रहेगा, जो मेथडोलॉजी रहेगी वो डिपार्टमेंट के पास ही रहेगी और हम ये सारा फीडबैक लेके लोगों को साथ लेके उस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि दुकानें भी खुलें और सोशल डिस्टेंसिंग भी साथ में रहे। कुछ जो आपके कुछ जो शराब की दुकानों के मालिकान हैं, लाइसेंस होल्डर्स जो हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे हैं, क्योंकि आपसे मैं ये क्लैरिफिकेशन भी चाहता हूं कि ये जो इस समय स्टॉक असेसमेंट करी जा रही है ये डेलिबरेटली की जा रही है, नहीं की जानी चाहिए, की जानी चाहिए। एक्साइज डिपार्टमेंट का काम सिर्फ ये होना चाहिए कि आप अपने रेवेन्यू से मतलब रखें, आप हमारा स्टॉक वेरीफाई करने मत आइए, ये खामखा में हमें लॉकडाउन के बीच में परेशान करना है। असल में स्थिति क्या, जैसे आपने खुद कहा कि ये वेरिफिकेशन आपको 31 मार्च से पहले करनी, क्या ये पहली बार हो रही है स्टॉक वेरिफिकेशन या इससे पहले कभी हुई ही नहीं? देखिए, ये हर आदमी का परसेप्शन होता है और समझने की बात है। तो आपके मीडियम से मैं ये बताना चाहता हूँ सब लाइसेंसीज़ को, मैंने तो किसी दिन पहले भी कहा कि जो भी लाइसेंसीज़ हमारे हैं देखा जाए इनडायरेक्टली एक किस्म का महकमे के वो सेल्समैन की तरह काम करते हैं, चूँकि ये कंट्रोल्ड आइटम है और ये रेगुलेटेड आइटम है। अगर हम माल देते हैं तभी वो माल बेच पाते हैं आगे, अगर हम कंसाइनमेंट का परमिशन नहीं देंगे तो वो नहीं बेच सकते। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब ये निकला कि जो भी कंसाइनमेंट जाती है लिक्वर की वो रेगुलेटेड है, हम यहाँ से रिलीज़ करते हैं, परमिशन देते हैं, तभी आउटलेट के ऊपर वो बिकता है। इसका मतलब हुआ कि डिपार्टमेंट के बिहाफ के ऊपर जो भी लाइसेंसीज हैं वो एक किस्म का सेल्समैन का काम करते हैं और अंडर रूल्स इसको हर साल बदलना है। हर साल के अंदर, साल के बाद लाइसेंसीज को डिपार्टमेंट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन हम लाइसेंसेस को चेंज करते हैं और दोबारा से रिन्यू करने का भी मैकेनिज्म है। इसलिए इसका जो टर्म है लाइसेंस का वो फिक्स्ड नहीं रखा है, फैमिली बिजनेस की तरह नहीं है, वो हर साल बदलता है। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेट्स में हर साल इसका एक्शन होता है, हर साल भी प्लेयर्स आते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये देखना होता कि पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रहता है और गवर्नमेंट को विज़ विज़ इसको कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है और साथ में ड्यूटी जो इसका जो रेवेन्यू है वो भी जनरेट हो। जैसे आपने कहा ड्यूटी जनरेट हो और आपने बात की ऑक्शन की, यहाँ आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो अभी तक आपने स्टॉक वेरिफिकेशन करी है, कितने स्टॉकिस्ट ऐसे आपके निकले हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन के बीच में शराब बेची है, और अगर कोई आपने तखमीना लगाया है कि कितनी हज़ार बोतलें अभी तक इस लॉकडाउन के बीच में भी बिक चुकी हैं और आपको कितना रेवेन्यू का लॉस इस लॉकडाउन में हुआ है? देखिए, इस चीज़ को हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं और ये जो डाटा जब पूरा कंपाइल होकर डाटा आएगा उसको कंप्यूटराइज सिस्टम से हम एनालिसिस करेंगे। हर दुकान जो है वो एक विसल बजाने के बाद ही बंद नहीं हुई है, ये किसी ने 12 बजे बंद की है, किसी ने 4 बजे बंद की है, किसी जगह पे दूसरे दिन बंद हुई है। तो एक फिक्स टाइम जो है वो नहीं रहा है बंद होने का दुकानों का, वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी वेरी किया है। इसलिए सारा डाटा जब वेरीफाई होगा उसके बाद हम देखेंगे कि एवरेज कहीं ऐसा तो नहीं है कि लास्ट डे की सेल दिखाकर लगातार जो है वहाँ से जो लिक्वर जो है वो बेचा गया है। पहले दिन या उससे पहले एवरेज जो है किसी दुकान पे 1000 बोतल की है सेल की, लेकिन लास्ट डे के दिन
आधे दिन के अंदर कोई 2000 या 3000 बॉटल दिखा रहा है अपना। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखेंगी। कुछ लोगों ने सीसीटीवी कैमरा हमारा लगा होता है इसी चीज़ के लिए कि डिपार्टमेंट का वो एक आँखों का और कानों का काम करता है, आइज़ और ईयर्स का काम करता है, और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा होता है हर एस्टेब्लिशमेंट में, यही देखने के लिए कि माल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही हैं। तो उसकी फुटेज को जो है उसको चेक किया जाएगा और ये सारी चीज़ें उसके बाद हम तय कर पाएंगे कि किसने वायलेट किया है और किसने नहीं किया है। यानी अभी तक किसी भी स्टॉकिस्ट को आपने आपके शीशे में अभी तक कोई स्टॉकिस्ट नहीं है इसको लेकर आप कहें कि इतने स्टॉकिस्ट हैं जिन्होंने वाकई लॉकडाउन के बीच में भी शराब जो है बेची है? देखें, अभी तक तो दुकानें एज यूजुअल ऐसे बंद हैं, इसलिए ये ऑफिशियल वर्क, प्योरली जो ऑफिशियल वर्क है वो हम कर रहे हैं, ताकि जब दुकान खुले तो वो उसी आदमी की दुकान हमने खोलने देनी है, या उसी वही वेंड खुलेगा जो एक फेयर ट्रेड करता है। जिसने भी अनफेयर ट्रेड किया होगा तो हमारे ये रूल्स हैं और इसमें प्रोसीजर है कि हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। उसको लाइसेंस को सस्पेंड करेंगे, उसको रिवोक करेंगे, उसको कैंसिल करेंगे, और भी जो पेनल्टी डालेंगे, जो भी वगैरह जिसमें कार्रवाई होगी वो हम अमल में लाएंगे। अभी इसके एक और मामला बना था पिछले दिनों, वो लाइसेंसेस को लेकर। जानना चाहूँगा इस वक्त उस इंक्वायरी की स्थिति क्या है? क्या वो इंक्वायरी चल रही है या कहीं से कोई प्रेशर आ गया है कि बस जनाब आप इस इंक्वायरी को बंद कर दीजिए? देखिए, लाइसेंसेस, जो भी लाइसेंसेस गलत तरीके से इशू हुए हैं, अगर किसी ने फ्रॉड करके लाइसेंस लिया है, जैसे मिसाल देंगे फ्रॉड कैसे किया है? जैसे किसी ने फ्रॉड किया है, से हमारा लाइसेंस की कंडीशन ये रहती है कि लाइसेंस ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। लेकिन किसी ने डॉक्यूमेंट्स फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट लगाए, किसी ने और लाइसेंसी से मिलके अपने नाम को पहले एज ए पार्टनर इंट्रोड्यूस किया और बाद में ओरिजिनल लाइसेंसी को ही बाहर कर दिया, तो दैट अमाउंट्स टू इलीगल ट्रांसफर ऑफ ए लाइसेंस। अदरवाइज लाइसेंस अगर देना हो किसी आदमी को तो फिर ट्रांसपेरेंट तरीके से एडवर्टीजमेंट निकलना है, लॉटरी ड्राफ्ट लॉट्स होना है, फिर नए को मिलेगा। तो पहले वो इंट्रोड्यूसर कोई आदमी अपने आप को पार्टनर करता है और फिर ओरिजिनल लाइसेंसी को बाहर कर देता है। सो ये एक मिसचीफ है, ये फ्रॉड है। इस किस्म के केस जब भी आएंगे डिपार्टमेंट में, से एक केस हमारे पास आया है जहां माल प्रैक्टिस हुई है किश्तवाड़ में शायद, तो उस दुकान को हमने सील किया है और उसके लाइसेंस को सस्पेंड किया है और इंक्वायरी जो है वो चल रही है। क्या राजेश कुमार श्रवण पर एज एक्साइज कमिश्नर भी प्रेशर आ रहा है इस समय? क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जो शायद एक्साइज डिपार्टमेंट में पहले लोगों ने कोशिश ज़रूर की लेकिन कर नहीं पाए। शायद आज लेफ्टिनेंट गवर्नर है, शायद आज चीफ सेक्रेटरी हैं, आज शायद एक राजनीतिक सरकार नहीं है, उसके चलते आपको फ्री हैंड है। क्या कहीं से कोई प्रेशर आ रहा है? देखें, कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं है। ये तो मेरा कहना है, 20 साल के कैरियर में हमने ये देखा कि जब भी कोई आदमी काम करता है तो गवर्नमेंट हमेशा सपोर्ट करती है और बैक करती है। ऐसा कुछ नहीं है प्रेशर। ये आदमी का, हर आदमी के इंडिविजुअल एक उस पर डिपेंड करता है कि कौन आदमी कैसे काम करता है। तो हर ऑफिसर्स ने काम किया है, कंट्रीब्यूट किया है अपने अपने हिसाब से। हर ऑफिसर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो हम भी जो भी गवर्नमेंट की हदायत आएगी या गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कानून है, तो उसी तरीके से काम करते हैं। हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें उन्होंने आपको ये कहा था, कुछ लिक्विड लाइसेंसेस को लेकर एक ऑर्डर आया था, क्या वो फुली इम्प्लीमेंट हो गया है या अभी भी उसमें कुछ कमी पेशी है? मुझे लगता है शायद आप उस ऑर्डर पे ऊपर हिंट कर रहे हैं जिसमें एक ऑर्डर लेटेस्ट आया है कि अंडर सर्वर्ड और अनसर्वर्ड एरियाज में भी डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा और लाइसेंस देने की कोशिश करेगा। तो उस ऑर्डर को हम कंसिडर कर रहे हैं और उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और कुछ एरिया जो अंडर सर्वर्ड हैं, अनसर्वर्ड हैं, ताकि लोग इलिसिट डिस्टिलेशन ना करें, लोग दूसरे ड्रग्स का इस्तेमाल ना करें। और इसलिए उस चीज़ को बचाने के लिए गवर्नमेंट की ये भी पॉलिसी रहती है कि सॉफ्ट ये जो आपके जो ड्रिंक है, जो नॉन अल्कोहलिक है, जैसे बियर है आपका, तो बियर का भी इस्तेमाल जो है वो लोग कर सकते हैं ताकि दूसरे ड्रग्स के ऊपर जो है लोग उस तरफ ना जाएं। तो ये कोशिश रहेगी कि उन एरियाज़ को भी एक सर्विस जो है डिपार्टमेंट जो दे सके। राजेश जी, एक और आपने अभियान छेड़ा डिपार्टमेंट में आकर, आपने कहा कच्ची शराब में ना तो बनाने दूंगा किसी को, ना ही लोगों तक पहुंचने दूंगा। तो अभी तक उसमें कितनी कामयाबी आपको मिली है? कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ कच्ची शराब बनती है, ये लोग बनाते हैं, और कितनी जगहों पर अभी तक कार्रवाई हुई है? देखिए, कच्ची शराब के ऊपर जो आप बोल रहे हो, देसी शराब, वो इन लॉकडाउन के पीरियड में तो उसकी बहुत शिकायतें आई, क्योंकि लोगों को दूसरी दुकानें जो थी बंद थी, वो लोगों ने इसको तो कमर्शियल लेवल पे बनाना और बेचना शुरू किया है, वो तो है, इसमें कोई
इनपुट्स इस तरीके के आए, हमें पुंछ रजौरी से आए हैं, भद्रवा से आए हैं, आपके बनी बसोली से। इसके ऊपर महकमा लगातार काम कर रहा है। आज तक ज़्यादा नहीं होगा तो कम से कम 20,000 लीटर लहान आपने डिस्ट्राई किया है। और यस, और लॉकडाउन के टाइम में ज़्यादा नहीं 8 से 10 अरेस्ट भी हुए हैं, हमारे डिपार्टमेंट ने किए हैं। और आपका जो शराब, जो बनी हुई शराब डिस्टिल्ड थी इलीगली, वो भी 2-2,500 के करीब लीटर के करीब आपने डिस्ट्राई किया है। तो डिपार्टमेंट सख्ती से काम ले रहा है। इलीगल और इलिसिट डिस्टिलेशन जो भी है, इसके ऊपर हम सख्ती से काम करेंगे और डिपार्टमेंट कंटिन्यूस इसके ऊपर चेक रख रहा है। क्या राजेश जी, आप जैसे डोडा में कोई लिक्वर लाइसेंस में किसी को मिला तो आम पब्लिक ने वहाँ पर हंगामा किया जी यहाँ पर मत दीजिए, या अलग अलग लोकेलिटी से शिकायत आ रही है, लोग कह रहे हैं जी हमारे यहाँ शराब की दुकान नहीं खुलेगी, तो आपसे जानना चाहूँगा क्या आपके पास कोई रिप्रेजेंटेशंस आई हैं? क्या लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं जी हमारे इलाके में खुली है या हमारे एरिया में खुली है तो यहाँ बंद करवा दें, इस तरह की कोई शिकायत आपके पास आई है? और दूसरा, जब आप लाइसेंस देते हैं क्या इन चीज़ों को भी आप खातिर में रखते हैं कि मंदिर से दूर हो, स्कूल से दूर हो, ऐसी लोकेलिटी में ना हो जहाँ हंगामा हो जाए? देखिए, ये रूल्स बड़े क्लियर हैं। रूल्स में जब भी लाइसेंस दिया जाता है तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि रिलीजियस प्लेस नहीं होना चाहिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, और आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं होने चाहिए। आपके इवन के रेलवे जो है, रेलवे स्टेशन के पास में दुकान तब तक नहीं खुल सकती जब तक उनका एनओसी ना हो। लोकल बॉडीज़ का हम एनओसी लेते हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट एसपी से भी कमेंट्स में मांगे जाते हैं। जहाँ तक लोगों का ताल्लुक है कि लोगों के ऑब्जेक्शंस भी नेचुरली, वो जब डिप्टी कमिश्नर्स एनओसी देते हैं तो वहाँ के तहसीलदार और वहाँ के जो आवाम है उनको भी कंसल्ट करके ये दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि लाइसेंस देने से पहले ये इवन के इसको पब्लिसाइज़ किया जाता है, इश्तिहार आता है, इश्तिहार में तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बाद ही लाइसेंस जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये ऑफिस जिसमें एक एक्साइज कमिश्नर कॉम्पिटेंट होता है लाइसेंस ग्रांट करने के लिए, फिर ये एक फ़ाइल बनती है और उसको स्क्रूटनाइज़ किया जाता है और बड़े रैशनल तरीके से लाइसेंस ग्रांट किए जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे जो आपके लाइसेंसीज़ हैं उन्हें ये परेशानी आ गई है कि जो बाकी यूनियन टेरिटरीज़ में लिक्वर को लेकर कानून है, कहीं उसी कानून को जम्मू कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट तो नहीं किया जाएगा? कहीं सरकार ये तो नहीं करेगी कि सारा कारोबार हमसे छीन कर जो है किसी एक आदमी को ऑक्शन के ज़रिए या किसी और माध्यम से उसको दे देगी? कोई ऐसा कुछ सरकार इसके ऊपर कोई विचार तो नहीं कर रही? देखें, ऑक्शन करना जो है वो बुरी बात नहीं है और ड्राफ्ट लॉट्स जो है वो बुरी बात नहीं है। कुछ लोगों ने तो ड्राफ्ट लॉट्स को भी चैलेंज किया कि ड्राफ्ट लॉट नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल हमें मिलना चाहिए। तो ड्राफ्ट लॉट या ओपन ऑक्शन किसी भी सिस्टम में अगर किया जाए तो एक ट्रांसमिट मेथड माना जाता है, उसको कंसिडर किया जाता है और यही एक तरीका है सरकार के पास कि ऑक्शन के ज़रिए, ओपन ऑक्शन के ज़रिए या ड्राफ्ट लॉट्स के ज़रिए ही लाइसेंस लोगों को मिले। इसके अलावा कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने सिफारिश के साथ चिट्ठी के ऊपर, स्लिप के ऊपर, पर्ची के ऊपर लेकर लाइसेंस लिए हैं, तो शायद उन लोगों को वो इनसिक्योर फील कर रहे होंगे कि सिस्टम चेंज जब हो जाएगा तो शायद हम मत कॉर्नर हो जाएं या हमसे स्नैच हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो ये ट्रेड है लिक्वर का, ये रिस्ट्रिक्टेड है और ये रेगुलेटेड है। ये मैटर ऑफ राइट कोई भी आदमी क्लेम नहीं कर सकता। दूसरा, ये खानदानी पेशा जो है उसको नहीं बनाया जा सकता, चूंकि वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस 1 साल के लिए है और 1 साल के ऊपर डिपार्टमेंट ने तय करना होता है कि ये किस तरीके से, लेकिन गवर्नमेंट ने एक देखना होता है, डिपार्टमेंट ने, कि ये ट्रांसपेरेंट तरीके से हो और माल प्रैक्टिसेस कोई ना हो। ट्रांसपेरेंट तरीके से जब अलाट की जाती कोई चीज़, वो ऑक्शन के थ्रू ड्राफ्ट लॉट ही होता है और उस तरीके से ही किया जाएगा। आखिर में आपसे, कितने बजे आजकल घर जाते हैं दफ्तर से? क्या आजकल भी मामूल यही है कि रात को 10 साढ़े 10 दफ्तर में ही बच जाते हैं या थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं? देखिए, लॉकडाउन के टाइम में भी इस डिपार्टमेंट ने लगातार काम किया है। मैं इंडिविजुअली एक्साइज कमिश्नर राजेश कुमार शावन से पूछ रहा हूँ, रेवेन्यू के ज़माने को ध्यान में रखते हुए कि आजकल क्या टाइमिंग है? आज भी हम बताएं आपको कि लॉकडाउन के पीरियड में 2 महीने से लगातार हमारा ऑफिस खुला रह रहा है। हम आते हैं, मेरा पर्सनल स्टाफ आता है, मेरा पर्सनल स्टाफ पूरा बैकअप देता है और इस वक्त में भी हमने डिपार्टमेंट की तरफ से डिस्टिलरीज़ को अल्कोहल देना होता है जिससे वो सैनिटाइज़र बनाते हैं। चूँकि सैनिटाइज़र की शॉर्टेज थी मार्केट में, तो गवर्नमेंट की तरफ से हदायत हुई कि डिस्टिलरीज़ को भी बताया जाए ताकि ये भी मैन्युफैक्चर करें सैनिटाइज़र्स। तो हमने बहुत सारे यूनिट्स को एक तो अल्कोहल की परमिशंस दी, उनको फैसिलिटेट किया डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ से मिलके कि कोई इनको दिक्कत ना आ।
इसके अलावा हमारे कुछ यूनिट होल्डर्स ने एक बहुत बड़ा जेस्चर किया कि उन्होंने सैनिटाइज़र बनाए और मास्क बनाए, जो कि हमने स्लम एरियाज़ में बंटवाए लोगों को, ताकि लगभग कितने बांटे? तो वो हमने 50,000 तो खुद प्रोक्योर किए मास्क, और उसके बाद कोई 20,000 के करीब हमारे जो CSR के अंडर लोगों ने हमें मदद करके दिए, और हमने वो स्लम एरियाज़ में NGOs के थ्रू बंटवाए। इसके अलावा और सारा काम जो डिपार्टमेंट कर सकता है किसी की मदद के लिए, हमने वो भी किया यहाँ पे, और अपने मुलाजिम उनका भी ख्याल देखा कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, डिस्ट्रेस में तो नहीं है कोई, तो उस चीज़ों के लिए हम दफ्तर जो है डेली खोलते हैं, और बाकी सरकार का जो काम, जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं उनको लागू करते हैं। यानी आपने डिस्टिलरी वालों को सैनिटाइज़र बनाने में लगा दिया, भाई ये काम भी आपका है, ये करिए, और लोक सेवा में लगा दिए। कितने डिस्टिलरीज वाले हैं जिन्होंने लोक सेवा की है? अभी तक 2-3 डिस्ट्रिक्ट ने हमसे लिया, उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स वाले हैं वो भी लेते हैं, इवन के हॉस्टल्स वालों को भी हम अल्कोहल देते हैं, जिसका आप टिंचर का इस्तेमाल करते हैं वो, ठीक है, तो वो भी, ताकि वो सफ़र ना करें। तो हॉस्टल्स वालों को और आपके फार्मास्यूटिकल्स वालों को, डिस्ट्रिक्ट वालों को, ये 3 कैटेगरीज के लोग हैं जिनको हमने अल्कोहल दिया। जब से आप इस डिपार्टमेंट में आए हैं, आखिरी सवाल है, जब से आप इस डिपार्टमेंट में आए हैं, क्या कुछ डिपार्टमेंट का आपको लगा जो आपने कहेंगे मखसूस तौर पर ये है जो मैंने बिल्कुल बदल दिया? कुछ बदलने वाला ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे बहुत सारी चीज़ें। जैसे आज हम काम कर रहे हैं कि जो भी हमारे यूनिट्स हैं, जो जिनको में हम ये समझते हैं कि वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, चूँकि इंडस्ट्रीज से वो रजिस्टर होते हैं, तो जो भी हमारे यूनिट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के, अल्कोहल के, डिस्टरीज बोले इनको, या ब्रीवरीज बोले हैं, या बॉटलिंग प्लांट्स बोले, उसके अलावा जो हमारे स्टोर्स रहते हैं, कैंटीन्स रहते हैं, आर्मी की कैंटीन्स, और हमारी दुकानें हैं, तो आज 2-3 दिन से हम ये काम कर रहे हैं कि इनके ऊपर हमारा ऑडिट फायर सेफ्टी का, या हमारा ऑडिट जो डायरेक्टर हेल्थ की तरफ से होता है कि हाइजीनिक कंडीशंस में बिक रहा है माल या नहीं, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि यहाँ से इंस्ट्रक्शन जारी की जाएँ, और इनका सब का इंडस्ट्रियल यूनिट्स का जो इंस्पेक्शन जो हैं वो हमारा डिपार्टमेंट करे, खास करके फायर सेफ्टी को लेके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एक्साइज कमिश्नर राजेश कुमार श्रवण, बड़ी सीधी नपीतुली बात करते हैं, और साफ तौर पर इन्होंने ये कहा कि जहाँ तक शराब की, लिक्वर की बिक्री का ताल्लुक है, बिल्कुल साफ कि जब भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए इजाज़त देंगे कि वो दुकानें खोली जा सकती हैं, तो फिर एक्साइज डिपार्टमेंट इस चीज़ पर विचार करेगा कि किस तरीके से अब इन दुकानों को खोला जाए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो, और बाकी जितने भी कोविड-19 को लेकर जितने भी कानून बने हैं, किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी ना हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कही, होम डिलीवरी को लेकर भी डिपार्टमेंट उस पर विचार कर रहा है, ज़रूरत पड़ी तो वो भी करेंगे, ताकि एक्साइज डिपार्टमेंट को रेवेन्यू का नुकसान न हो। मगर सबसे अच्छी बात जो बिल्कुल आखिर में सुनने को मिली, जो कुछ इस डिपार्टमेंट में रेगुलेटेड तरीके से नहीं हो रहा था, वो रेगुलेटेड तरीके से अब होना शुरू हुआ है। शायद यही गूंज है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं। दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी ऐसी शख्सियत के साथ और यही सब बातें आप तक पहुंचाएंगे। आदाब।